Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 12 that is the coordination and control। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, हम इसकी रिव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोसेस दैट कैरीज द नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड। ए ऑप्शन है हमारे पास एक्सोन्स, बी ऑप्शन है डेंड्रॉइड्स, सी ऑप्शन है साइनेप्सिस और डी ऑप्शन है माइलिन शीट्स। जो नर्व इम्पल्सिस को अवे लेके जाता है स्ट्रक्चर हमारे पास फ्रॉम द सेल बॉडी, तो उसका ऑप्शन है हमारे पास एक्सोन्स। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन। ए ऑप्शन है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बी ऑप्शन है मोटर नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड डी ऑप्शन है हमारे पास सेंसरी नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास विच न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ए ऑप्शन है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली, बी ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन्स ओनली, सी ऑप्शन है हमारे पास सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स बोथ और डी ऑप्शन है इंटर न्यूरॉन्स ओनली। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी इंटर न्यूरॉन्स ओनली। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स मूवमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसेस एंड द मेमोरी इज द। ए ऑप्शन है हमारे पास स्पोन्स, बी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लिंगेटा, सी ऑप्शन है सेरिब्रम, डी ऑप्शन है हमारे पास सेरिब्लम। तो इन सारे फंक्शंस में कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी सेरिब्रम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है फिफ्थ अपार्ट फ्रॉम हियरिंग। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे सिक्स। The myelin sheath is formed by dash which wraps around the axons of the some neurons। A ऑप्शन है हमारे पास nodes of Ranvier, B ऑप्शन है axons, C ऑप्शन है dendrites एंड D ऑप्शन है हमारे पास Schwann cells। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी Schwann cells जो हैं वो myelin sheath से बनते हैं, जो कि रैप किए होते हैं axons of the some neurons को। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स सेवन्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट है दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो हमारे पास ऑप्शन है ए पोन्स, बी जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा, सी हमारे पास है सेरिब्रम, डी हमारे पास है सेरिब्लम। इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है सी सेरिब्रम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, ये हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम एट्थ स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ यू लुक एट एन इंटेक्ट ह्यूमन ब्रेन व्हाट यू सी द मोस्ट इज अ लार्ज हाईली कॉन्वोल्यूटेड आउटर सरफेस दिस इज द। हमारे पास ए ऑप्शन है सेरिब्रम, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास सेरिब्लम, सी ऑप्शन है हमारे पास पोन्स एंड डी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ स्टेटमेंट है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस्ड इन द। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सी ऑप्शन है हमारे पास लीवर, डी ऑप्शन है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट। ए ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स ग्लूकागोन एंड डी ऑप्शन है हमारे पास पेप्सिनोजिन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ पेप्सिनोजिन। ये हमारे पास हार्मोन्स के तौर पर एक्ट नहीं करता, बाकी जो थ्री ऑप्शंस हैं वो सारी जो हैं वो हार्मोन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन इसका आंसर आपको पेज नंबर 32 पर मिल जाएगा, जो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नर्वस सिस्टम हम CNS से परफॉर्म किया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से,
और जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम से परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपने इसमें लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द मोड्स ऑफ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेटर्स। मोड्स बताने हैं। अब नर्व्स कोऑर्डिनेटर जो है वो सेंट्रल नर्वस, सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से परफॉर्म किया जाता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें आपने हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में लिखना है और हार्मोन्स के बारे में लिखना है कि किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं अपना एक्शन। और इसी तरह जो केमिकल कोऑर्डिनेशन डक्ट लाइक सिस्टम होता है, ब्लड स्ट्रीम में कैरी आउट कर दिया जाता है और देन अगेंस्ट द स्टिमुलस कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के आपने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, देन स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस के बाद कोऑर्डिनेटर आता है, कोऑर्डिनेटर से नेक्स्ट जो है वो इफेक्टर्स तक मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है और इफेक्टर से जो है वो देन रिस्पॉन्स शो किया जाता है। दीज आर द 5 कंपोनेंट्स और इनके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको पेज नंबर 41 पे एज अ डेफिनेशन में मिल जाएगा, तो वो आपने देख लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क वैसे आपने पढ़ लिया हुआ है और आपको इसकी डिफाइंस भी आती होंगी, तो यहाँ आपने वो लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, ट्रेस द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्सिस इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में आपने पेज नंबर 41 पे ही आपको जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया हुआ है कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, तो इसमें आप विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट्स वाली एग्जांपल लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रिसेप्टर एज स्किन के तौर पर रिसेप्टर जो हैं वो किसी भी स्टिमुलस को गेन करते हैं, देन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स तक मैसेज जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि देन कोऑर्डिनेटर्स, इसमें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, एक्ट करता है किसी भी कोऑर्डिनेटर के तौर पर। देन कोऑर्डिनेटर से जो है वो इंटर न्यूरॉन्स तक मैसेज जाएगा, देन इंटर न्यूरॉन्स जो है वो इफेक्टर तक रिस्पॉन्स शो करेंगी, देन जो है वो अगेंस्ट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स शो होगा। तो इसमें आपने उस रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में बताना है, उसका पाथवे ट्रेस करना है। तो इस तरह से वहाँ ये जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। लास्ट वन हमारे पास 8th क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स हार्मोन्स एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसका आंसर आपको स्टूडेंट्स हार्मोन और एंडोक्राइन के सिस्टम के बारे में आपने पढ़ लिया हुआ है। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन जो कि स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज भी किए जाते हैं और रिलीज भी किए जाते हैं फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। इसका आंसर आपको पेज नंबर 47 पे भी मिल जाएगा और वहाँ से आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट कैन हैपन इफ देयर इज अ नो कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि अगर हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं होती तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी रनिंग के एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस भी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। लाइक उसमें ब्रीथिंग रेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो लंग्स का फंक्शन भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट भी हमारी तेज़ हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट भी इंक्रीज़ होती है और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में ज़्यादा एंटर होने की जो है वो रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाती है और हमें सफिकेशन भी फील होती है। मीन्स के हमारे मसल भी इस टाइम वर्क कर रहे होते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन होगी हमारी बॉडी में तो सारे फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म होते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें कि अगर हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो क्या होगा कि डेथ काज होगी, डेथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो है वो डेथ कैन अक्कर इफ देयर इज़ अ नो कोऑर्डिनेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम, सेरिबलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लंगेटा।
तो स्टूडेंट्स इनका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 38 और 37 जो कि हमारे पास ब्रेन का टॉपिक है उसमें इनके सारी लोकेशन और फंक्शंस भी बताए गए हैं, तो वहाँ से आपने इसको देख लेना है और इसके साथ साथ ब्रेन की एक दफ़ा डायग्राम भी देख लेनी है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है ब्रेन में और फंक्शंस जो हैं वो आपने थ्योरी में से देखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ जर्नल न्यूरॉन। यहाँ पे आपको न्यूरॉन की डेफिनेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, तो आपने पेज नंबर 35 पे इसकी डेफिनेशन लिखी गई है और इसकी स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली और डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ साथ आपने डायग्राम को भी एक दफ़ा देख लेना है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है 9th क्वेश्चन, outline the major glands of the endocrine system. That one is the pituitary gland, thyroid gland, pancreas and gonads with the name of their hormones and their function. तो ये endocrine system में जो important glands हैं, that one is the second last topic of your chapter. वहाँ पे आपने इन सब ग्लैंड्स के बारे में देखना है, उनके नेम्स, उनसे एक्सक्रीट होने वाले हार्मोन्स के नेम और उनके फंक्शंस क्या हैं उनको आपने डिस्कस करना है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको डिटेल में ही देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, डिस्क्राइब द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू द इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जो टाइप है वहाँ आपने देखने के ग्लूकागोन और इंसुलिन को एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करवाया गया है और ये वर्क करती है इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। और इसमें जो इंसुलिन और ग्लूकागोन की एग्जांपल है वो आपने लिखनी है इन डिटेल। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एड्रेनलिन मे बी इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज एंड इमरजेंसी कंडीशंस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो इमरजेंसी हार्मोन्स के तौर पर एक्ट करता है, तो इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल पूछी हुई है या एक जस्टिफाई पूछा हुआ है कि किस तरह से ये इमरजेंसी कंडीशन में इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर यहाँ पे हम एक हार्ट बीट को इंक्रीज़ करने की एग्जांपल लें, जिस तरह के फ्रॉग की डिसेक्शन में हम इसे यूज़ करते हैं ताकि एनेस्थीसिया दे के उसे जब बेहोश किया जाता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो स्लोज डाउन हो जाती है। तो उसकी जो हार्ट बीट होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए एड्रेनलिन उसके ऊपर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पुट अप किया जाता है ताकि जो उसकी हार्ट बीट है उसकी रेट इंक्रीज़ हो और हम उसकी हार्ट बीट को फर्दर ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लें। तो इस तरह से जो उसकी जो अप्स एंड डाउन्स हैं इन द हार्ट बीट उसको काउंट किया जाता है और फिर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। तो इस तरह से जो एड्रेनलिन है वो इमरजेंसी कंडीशन में इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होगा, स्पोर्ट एंड द मूवमेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।